हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सल्तनत काल। और सल्तनत काल में लगभग 5 जो वंश थे ना, उनका बोलबाला रहा था। पांचों के आप नाम नोट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हम आज पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश, है ना। तो गुलाम वंश के बारे में हम इस वीडियो में जो है जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दूसरा वंश यहाँ पे कौन सा था? खिलजी वंश था। और तीसरा वंश यहाँ पे कौन सा था? तुगलक वंश था। चौथे वंश की बात करें तो सैयद वंश रहेगा। और पांचवा वंश आपको पता है लोधी जो है, डेंसिटी या लोधी वंश जो है हमारा रहता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है मुगल काल जो है शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें जो ये 5 वंश थे जिसको सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, तो इनकी जो है टेन्योर की बात करें तो 1206 से लेके 1526 तक जो है ये रहते हैं। तो ईयर्स आप कैलकुलेट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैथ्स मेरा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हिस्ट्री पूरी कंप्लीट आती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में ठीक ठाक ही है मतलब मामला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी मजाक की बातें थी। सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं और एक बातें सी बनाने का काम करते हैं। जैसे आपको इनके बारे में थोड़ी सी जो है क्या हो, एक तरीके से स्टोरी के तरीके से आपको इन चीज़ों का पता चले और जल्दी जल्दी हम चीज़ों को कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि किसका गुलाम था? पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने, किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। भाई लिखा ही हुआ है, गौरी का गुलाम था। गौरी के गुलामों में और 3 गुलामों के बारे में मैंने बताया था। क्वेश्चन तो मैंने आपसे करना ही करना है। तो 1206 में स्थापना की थी गुलाम वंश की, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे स्थापना की थी, जो कि मोहम्मद गौरी का जो है क्या था? गुलाम था। नोट यहाँ पे है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को खरीदा क्यों जाता था? ताकि उनकी जो सैन्य जो सेवाएं हैं ना, उनको लिया जा सके। ओके, इसलिए जो है गुलामों को खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था 24 जून 1206 को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। फिर 2 राजा और थे जिनका इसके अंदर काफ़ी योगदान रहता है। बारी बारी हम उनके बारे में पढ़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है? जो कुतुब मीनार है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, उसकी जो नींव किसने डाली थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी नींव डाली थी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली कुवत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो है मस्जिद, दोनों की दोनों मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, मतलब इस नाम से उसको जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि वो लाखों का दान कर देता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बीच में एक टॉपिक दिया हुआ है मंगोल। मंगोल जो है चीन के उत्तर में गोबी जो रेगिस्तान है वहाँ के निवासी थे। वो घूमने फिरने वाली एक अर्ध सभ्य जाति थी और उनका मुख्य पेशा क्या था? घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। ये बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार के मांस का सेवन करते थे। उनमें स्त्री विषयक जो है नैतिकता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी माँ का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हुए दिखते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कबीलों में बटे हुए थे, क्योंकि वो घुमंतु जो समुदाय था ना, उससे बिलोंग करते थे। घुमंतु समुदाय से बिलोंग करते थे, तो वो लोग कबीले उन्हीं को बोलते हैं। तो इन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तैमूचिन यानी कि चंगेज़ खान हुआ था, जिसको महान द चंगेज़ द ग्रेट कहा जाता है। और ये श्रपित यानी कि एक्यूज्ड जो है ये है, इसको दोनों नामों से बोला जाता था। और इसके पिता का नाम क्या था? वैसुगाई बहादुर। देखो, थोड़ा सा मैंने एक तरीके से कॉम्प्लिकेट कर दिया ज़्यादा स्पीड से करने के चक्कर में। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है? मंगोल। मंगोल, ये मंगोल जो है एक जाति थी, या आप इसको एक कबीला कह सकते हो। दूसरी बात, ये चंगेज़ खान से संबंधित है, ठीक है। चंगेज़ खान, चंगेज़ खान जो कि जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे में मतलब बातें हैं, उसी चंगेज़ खान की बात की जा रही है और इसीलिए यहाँ पे ये बात दी गई है।
ठीक है। तो चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था? 1163 में हुआ था। तैमूचिन उसका नाम था। चंगेज़ खान उसका असली मतलब चंगेज़ खान के नाम से उसको जाना जाता था। तैमूचिन जो उसका असली नाम था और उसको संज्ञाएं दी गई थी, जिस महान या फिर श्रापित नाम की उसको संज्ञाएं दी गई थी। उसके पिता का नाम क्या था? येसुगाई बहादुर। ठीक है। अब आ जाओ वापस से इस नोट के ऊपर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बनी थी। कितनी मंजिल बनी थी? पहली मंजिल बनी थी। इल्तुतमिश आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट की ऊंची 4 मंजिला जो है इमारत बना दिया था। फिरोज तुगलक ने बिजली गिरने के कारण, फिरोज तुगलक आगे आएंगे, तुगलक वंश के जो है राजा हुए हैं फिरोज तुगलक, ठीक है, तीसरा वंश जो है दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है ना। तो फिरोज तुगलक के समय पे इस कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर जाती है, जो कि 225 फीट ऊंची है और 4 जो है मंजिला इमारत है। और ये मंजिल जो है चौथी जो इसकी मंजिल है, फोर्थ जो इसका मतलब फ्लोर था, वो एक तरीके से ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, जिसके कारण फिरोज़ ने इसको 2 छोटी छोटी मंजिलें इसमें बनवा दी थी। तो अब इसके अंदर 3 प्लस के 2 टोटल कितनी इमारत मतलब फ्लोर हो जाते हैं? इस पे 5 फ्लोर हो जाते हैं, 5 मंजिल हो जाते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 9 फीट जो है बढ़ जाती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 234 फीट। अब यहाँ पे पूरी अब स्टोरी के हिसाब से सुन लो। देखो, कुतुब मीनार है, उसकी नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसने कितनी मंजिल बनवाई? 1। फिर क्या हुआ? इल्तुतमिश के समय पे उसने जो है क्या किया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को थोड़ा सा क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसको कितने फीट कर दिया? 225 फीट का कर दिया। और कितनी मंजिल हो गई? 4। फिर क्या हुआ? फिरोज जो है आया था, जो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक के समय बिजली जो है गिरने के कारण इसकी जो है एक यानी कि चौथी जो मंजिल है ना, वो ख़त्म हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, गिर जाती है। 3 मंजिल की ये बच जाती है। फिर क्या किया उसने? 2 छोटी छोटी मंजिल इसमें बना दी। तो कुल कितनी मंजिल हो गई वहाँ पे? 5 मंजिल हो गई। और इसकी जो 225 फीट की 4 मंजिल थी, उसमें 9 फीट और बढ़ जाता है, तो 234 फीट की ये पाँचों मंजिल बन जाती हैं। ठीक है, तो 9 फीट में वो क्या कर देता है? 2 मंजिल यहाँ पे बना देता है। ठीक है, उसके बाद एक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आपने पढ़ा ही था ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, वो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और वो कौन था? वो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ना, उसका सहायक था। ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में हुई थी। देखो, सबसे पहली बात क्या है? गुलाम वंश की, सॉरी मुगल नहीं, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 में की थी। ठीक है, और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राज करता है। और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसको कहाँ पे दफनाया गया था? उसको लाहौर में दफनाया गया था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं, और इनका स्टैंडर्ड कभी भी कम नहीं होगा या होने वाला नहीं है, दिख नहीं रहा है हिस्ट्री के हिसाब से। ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, जिसने 8 महीनों तक शासन किया था। अब ये 8 महीनों तक क्यों किया था? क्योंकि ये एक अयोग्य शासक था। क्या था ये एक अयोग्य शासक था। ओके, उसके बाद आराम शाह की हत्या कर दी गई थी। इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली का जो है क्या बनता है? जो है शासक बन जाता है। 1211 में दिल्ली का शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश। देखो, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कौन था? आराम शाह, फिर कौन आया? इल्तुतमिश। इस तरीके से आप ये चीज़ बनाते रहना, अगर मैं ना भी बताऊं तो, क्योंकि नोट्स बनाना आपका काम है, साथ साथ में करते रहना ये काम। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के बाद या ऐबक की मृत्यु के समय वो जो है कहाँ का गवर्नर था? वो बदायूं का गवर्नर था। और बदायूं का गवर्नर का पद छोड़ के वो क्या करता है? दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली की जो गद्दी है, उसको जो है 1211 में क्या कर लेता है? अपना राज्याभिषेक कर लेता है। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लेके आया था। भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, हैशटैग लगा लो इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। लाहौर से राजधानी को दिल्ली कौन लेके आया था, इल्तुतमिश लेके आया था। उसके बाद इसने क्या किया, हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया दिल्ली ए कोहना के निकट। ठीक है, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल महीने में 1236 में हो गई थी। तो कहने का मतलब क्या है, 1211 से लेके 1236 तक गुलाम वंश का शासक कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखते रहना, करते रहना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे। सबसे पहली बात तो उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बस इस तरीके से चीज़ों को बार बार आप रिपीट करते रहोगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते रहोगे, आसानी से ईजिली आप चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। सोने चांदी का टंका और तांबे का जातल जो है किसने शुरू किया था, तो ये जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, मैंने सोचा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था, जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन किसने किया था। देखो, दिल्ली के जो अमीर होते थे ये तुर्किश ही थे। ठीक है ना, ये तुर्किश ही थे। सबसे पहली बात तो ये है, इनकी काफ़ी चलती थी। भले ही राजा गद्दी पर बैठता था, लेकिन चलती किनकी थी, तुर्किश अमीरों की चलती थी। ठीक है, इनका दमन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस है। इनका जो 40 गुलाम सरदार थे ना, इनका एक संगठन बनाया गया था जिसको क्या कहा गया था, चिहलगानी। देखो लिखा तो यहाँ पे भी हुआ है, बट इसको लिख देते हैं ना, इससे ऐसा लगता है कि मैंने आपके दिमाग पे एक तरीके से लिख दिया है। जो हमारे दिमाग के अंदर एक पेज होता है ना, कॉपी होती है, वो उसके ऊपर लिखा जाता है, ऐसे समझाने का एक मतलब होता है इससे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कार्यों में गिना जा सकता है और इसको जो है इस तरीके से कहा जा सकता है कि 5 ये महत्वपूर्ण कार्य एक तरीके से इल्तुतमिश के थे। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज़म के सम्राट थे जिनको कहा जाता था जलालुद्दीन। उनको क्या हुआ, उन्होंने चंगेज खान से बचने के लिए क्या किया, जलालुद्दीन ने शरण मांगी थी इल्तुतमिश से, पर क्या हुआ, इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया था और इसका फ़ायदा भारत को हुआ। क्यों, नहीं तो फिर चंगेज़ खान क्या करता, इन्वेड करता, यानी कि भारत के ऊपर क्या करता, चंगेज़ खान आक्रमण करता। देखो बाद में उसके जो चेले चपटे थे या जो बाद में आने वाले शासक थे उन्होंने ज़रूर किया, बट चंगेज़ खान ने नहीं किया था उस समय पर जब इल्तुतमिश जो है राज कर रहा था, गुलाम वंश का शासन था। ठीक है, उस समय पे क्या किया था इसने, ख्वारिज़म के राजा थे या सुल्तान थे या सम्राट थे जलालुद्दीन, उसको वो भाग रहे थे चंगेज़ खान से भागते भागते वो क्या करते हैं, इल्तुतमिश के पास आ जाते हैं शरण मांगने के लिए, बट इल्तुतमिश उसको शरण देने से मना कर देते हैं, जिसके कारण उसका ध्यान, चंगेज़ खान का ध्यान जो है भारत की तरफ नहीं पड़ता। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज़, वो गद्दी पर बैठ जाता है। अब इल्तुतमिश के बाद कौन आता है, रुकनुद्दीन। ये अयोग्य शासक निकलता है। इसके बहुत कम समय के बाद जो है उसकी माँ जो है शाह तुर्कान जो है काफ़ी छाई रही, मतलब ये उसके बेटे की रुकनुद्दीन की जो है क्या करती है, मदद करती है राजकाज के कार्य करने में, यानी कि असली शासन जो है इसकी माँ शाह तुर्कान जो है चला रही थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर किसको गद्दी पर बैठा दिया था, रुकनुद्दीन की बहन को, जो कि क्या थी, रजिया जो सुल्तान थी, उसको शासन पर आसीन कर देते हैं। कौन, तुर्किश अमीर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो तुर्किश अमीर थे, चलती किसकी थी, तुर्किश अमीरों की ही चलती थी गुलाम वंश के दौरान।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार से ये हाईलाइटेड पॉइंट है, रज़िया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ठीक है। और रज़िया बेगम का हमारे हरियाणा जीके में भी काफ़ी वेटेज रहता है, क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कैथल में हुई थी, जो कि हमारा एक ज़िला है, और ये मेरे ज़िले के पास ही पड़ता है, मेरा ज़िला है जींद, ठीक है ना। ओके, चलो ये एक पर्सनल बात नहीं करते यहाँ पे सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं। तो फिर क्या हुआ, रज़िया ने सबसे पहले पर्दा प्रथा को त्यागा। क्यों? क्योंकि वो अब शासक बन चुकी थी, ठीक है। तो फिर उसने एक पुरुषों की तरह दिखने वाली या पुरुष जो जो पोशाक पहनते थे उस तरीके की पोशाक पहनने शुरू कर दिया। किस दौरान? जब भी वो राज दरबार में आती थी, और राज दरबार में वो खुले मुंह आने लग गई थी। इससे बहुत सारे लोग जो है क्या हो गए थे, एक तरीके से नाराज़ हो गए थे। किससे? रज़िया बेगम से या रज़िया सुल्तान से, ठीक है, बेगम नहीं, सॉरी, सुल्तान, रज़िया सुल्तान से। तो उसने कौन कौन से ऐसे जो पुरुष जो है एक तरीके से कपड़े थे वो पहनना शुरू कर दिया था। चोगा, ठीक है, चोगा जिसको काबा भी कहते थे, और एक था कुलाह, ठीक है, कुलाह जो एक प्रकार की टोपी होती है, टोशी नहीं, टोपी, ठीक है। ये दोनों जो कपड़े हैं ये पहन के वो क्या करती थी, आती थी दरबार में। ये चोगा या काबा होता है ना, ये एक तरीके का कोट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो पैरों तक आता है, बिल्कुल पैरों तक आता है, ठीक है, वो इस प्रकार का कोट होता है। फिर क्या हुआ, रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। इस व्यक्ति को घोड़ों का सरदार नियुक्त किया था किसने? रज़िया सुल्तान ने, या रज़िया जो थी उसने। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रज़िया के प्रयासों से तुर्किश अमीर क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और उसको बंदी बना देते हैं, और दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा देते हैं। तो अभी अगला गुलाम शासन या वंश के दौरान कौन राजा आ जाता है रज़िया बेगम के रज़िया सुल्तान के बाद? मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसमें वो क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं इसको? क्योंकि वो गैर तुर्कों को क्या बना रही थी, सामंत बना रही थी। इसलिए जो तुर्किश अमीर थे वो क्या हो जाते हैं, उससे जो है क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और मोइनुद्दीन बहराम शाह को क्या करते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं। रज़िया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। ये एक तुर्किश अमीर था, ये क्या था, एक तुर्किश अमीर था। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, पता क्या है, बहुत सारे तुर्किश अमीर थे जो क्या हो गए थे, उससे नाराज़ चल रहे थे, और ये भी उनमें से एक था, अल्तुनिया। तो इसने जो हमारी ये क्या है, रज़िया है, ये सोचती है कि क्यों ना मैं इनमें से एक से शादी कर लूं, जिससे इनकी नाराज़गी थोड़ी सी कम हो सके। तो इसने क्या किया, अल्तुनिया को शादी का प्रस्ताव भेज दिया, और इनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है। तो फिर क्या किया, तुर्किश अमीर जो अल्तुनिया था उसको अपनी जो उनका संगठन था, गिरोह था, जो भी है, उसको उस संगठन से अलग कर देते हैं, और क्या करते हैं, इन दोनों की ही हत्या कर देते हैं कैथल के पास, ठीक है। तो इससे शादी करने के बाद पुनः गद्दी पर बैठ जाती है या प्रयास करती है, लेकिन वो उस प्रयास में असफल रहती है। रज़िया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी कैथल के पास। बहराम शाह को बंदी बना के उसकी हत्या कर दी गई थी, जो कि शासक बना था। 1242 में उसकी हत्या कर दी गई थी, किसकी? बहराम शाह की। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन ने एक षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को वहाँ का सुल्तान बनाया। फिर नसीरुद्दीन महमूद जो है एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ऐसे व्यक्ति को उसने क्या कर दिया था? सुल्तान बना दिया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था।
वह इल्तुतमिश का एक गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। ये 40 जो तुर्किश जो क्या थे, सरदार थे, उनका ये ग्रुप था, है ना। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। इसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी और उस रक्षा करने में सफल रहा था। सीरी नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा और पैबोस नाम की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। क्योंकि ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, इनको समझाना मतलब एक ट्रिक लगाना बेकार की चीज़ है। बस ये होना चाहिए कि किसने किए थे ये काम, ठीक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक त्यौहार है जो कि आजकल भी मनाते हैं, नवरोज़, है ना। नवरोज़ होता है फारसी साल का पहला दिन। इसको मनाना किसने शुरू किया था? तो इसको मनाना जो है बलबन ने शुरू किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने एक कठोर नीति अपनाई थी जिसका नाम क्या था? लौह और रक्त की नीति, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नसीरुद्दीन महमूद। इसने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी। उलूग खान की उपाधि किसको दी गई थी? बलबन को दी गई थी। किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक जो है क्या करता था? कवायद कराता था। और इस कवायद के कारण जो है उसकी सेना कैसे रहती थी? दुरुस्त तंदुरुस्त जो है एक तरीके से रहती थी। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे फारसी के अमीर खुसरो, जिनकी जो लेखनी है हम आज भी पढ़ते हैं। और एक दूसरे जो है कवि थे, उनका नाम क्या था? अमीर हसन। ये जो है किसके दरबार में रहते थे? ये जो है दोनों के दोनों बलबन के दरबार में रहते थे। और ये कौन सी भाषा के कवि थे? ये जो है फारसी भाषा के कवि थे। गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? शमुद्दीन कोमूर्स। शमुद्दीन 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 क्या नाम है? शमुद्दीन कमूर्स, ठीक है। कैमूर्स, कैमूर्स, ठीक है। शमुद्दीन कैमूर्स। इसको मैंने इतनी बार प्रोनाउंस क्यों किया? क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, इसलिए पता चले क्योंकि ये गुलाम वंश का कौन है? अंतिम जो है शासक है। इस प्रकार से हमारा लगभग 23 मिनट के आसपास जो है क्या हो जाता है, अपना जो है गुलाम वंश एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और गुलाम वंश कब तक चलता है? यहाँ पे क्या दिया गया? 1290। स्थापना कब हुई थी? 1206 में। किसके द्वारा की गई थी? देखो, सबसे पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन था? शमुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। शमुद्दीन कैमूर्स। अब इस तरीके से जो है इनके बीच के जो शासक आए, इम्पोर्टेंट तो एटलीस्ट आपको लिस्ट बनानी होगी। और फिर किन्होंने क्या क्या काम किए उस तरीके की जो है आप अपने नोट्स को तैयार करो, ठीक है। नोट्स को तैयार करो और फिर जो है आप उनको तैयार करते ही, एक बार पढ़ते ही आपको बुक उठाने की ज़रूरत दोबारा से नहीं पड़ेगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो फिर आपको बुक को दोबारा से उठाना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम एक एक करके ये वंश पढ़ेंगे। नेक्स्ट वंश में हम जो है खिलजी वंश के बारे में जानेंगे कि जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, कौन कौन राजा हुए थे, क्या क्या काम हुए थे, किस किस तरीके की चीज़ें चली थी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।